students. Today we'll continue with the 16th group elements. We know that oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These are the 16th group elements and इन सब के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6. ठीक है ना. उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे s में. ठीक, s में 2 और बाकी जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे p में. दैट्स वाई इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np4. ठीक, तो हमने देखो लास्ट टाइम तक ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर ली थी एंड ऑन द लास्ट वीडियो वी वर ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट. हम वहाँ लास्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट पर थे एंड वी डिस्कस देयर. क्या डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है -2, बट ये +1 या +2 शो कर सकता है बट ओनली विद द फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन. देखो हमारे पूरे टेबल में नंबर 1 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन. उससे कम कौन है, ऑक्सीजन. उससे कम नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन जो है वो केवल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है केवल फ्लोरीन के साथ ही, क्योंकि फ्लोरीन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है कि वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सके. और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फ्लोरीन को, देन ऑक्सीजन विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, अब देखो हमने फिर ये भी डिस्कस किया क्या था कि नीचे जाते हुए देखो अभी क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक तरीके से -2 से लेकर के +6 तक पॉसिबल है 16 ग्रुप एलिमेंट के लिए. इसकी सबसे कॉमन -2 है बट +2 भी पॉसिबल है. सल्फर की -2 से लेकर के +6 तक पॉसिबल है. सिलेनियम की यूजुअली +4 और +6, क्योंकि माइनस इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर सिलेनियम और टेलोरियम इनके पास मेटेलिक करैक्टर आ जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा और मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाएगा. ऐसे ही टेलोरियम की भी +4 और +6 एज वेल एज पोलोनियम +4 एंड +6. एंड वी नो जब आप नीचे चलते हो डाउन द ग्रुप तो जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं 1 और 2, इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. लोअर मींस जो हाईएस्ट मोस्ट है +6, इसकी बजाय यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी. व्हाई? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये पहले कर चुके हैं हम 6th ग्रुप में भी कि जो लास्ट के एलिमेंट होंगे, यहाँ टेलुरियम होगा, पोलोनियम को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव. तो हमारी स्टडी टेलुरियम तक ही रहेगी और टेलुरियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी. ठीक है, एज कंपेयर टू +6. व्हाई? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये पहले डिस्कस हो चुका है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टेलुरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा. नाउ अगर क्वेश्चन पूछ भी लें कि ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बट सल्फर कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +6. व्हाई? तो इसका आंसर जाएगा जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस में था, दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. वैकेंट d ऑर्बिटल. वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से सल्फर जो है वो +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. दैट्स व्हाई आपके पास अगर बनाना है फ्लोराइड ऑक्सीजन का तो OF2 तक बन सकता है कि 2 ही आएंगे फ्लोरीन, बट सल्फर जो है ये SF4 भी बना सकता है और SF6 भी बना सकता है. अब SF6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी. एंड व्हाई? बिकॉज इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल. ये हमने पहले कर चुके हैं. ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें सल्फर से और टेलुरियम से लिंक एक क्वेश्चन करना है. उसके बाद हमारा ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपने जो किया हुआ है ये +1 में भी हम कर चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल SO2 SO2 can behave
like both oxidizing agent as well as reducing agent. Why? SO2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह ही काम कर सकता है. Why? Very simple. This question was in +1 also and we know what is the answer. देखो अब SO2 है, SO2 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4, क्योंकि देखो दो ऑक्सीजन है, one oxygen will take 2 electron, 2 oxygen will take 4 electron. That's why sulfur is showing here +4 oxidation state. Now we know we can convert, अगर आप इसकी कर देते हो ऑक्सीडेशन, सल्फर की करते हो ऑक्सीडेशन, then SO2 will change into SO3. तो यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6. अगर आप सल्फर की कर देते हो इसकी SO2 की आप कर देते हो रिडक्शन करने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा H2S. यहाँ H2O लोगे तो आपके पास यहाँ पे H2S बन जाएगा. ठीक, अब H2S में देखो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द नॉन मेटल. हाइड्रोजन की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन कैन गिव इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आल्सो. नाउ हाइड्रोजन कैन टेक इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम द मेटल, बट टू द नॉन मेटल इट विल गिव इलेक्ट्रॉन. तो सल्फर क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो जब इलेक्ट्रॉन देगा कितने देगा 2, तो सल्फर जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. अब जरा ध्यान देना, हमने +1 में किया था रेडॉक्स चैप्टर में कि अगर किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए तो उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन. तो देखो SO2 में सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ से हम गए SO3 के पास, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हो गई. यहाँ क्या हो रही है ऑक्सीडेशन. अब SO2 की क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कैसे काम कर सकता है, लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये पढ़ चुके हैं. जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट विल बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होगी दैट विल बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखो यहाँ प्रूव हो गया है that sulfur can SO2 can behave like a reducing agent because it can undergo oxidation. In the same way, अगर हम SO2 से यहाँ पर चलें तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है +4 से -2. तो यहाँ पर क्या हो रही है रिडक्शन. इस केस में SO2 कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, क्योंकि सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है. SO2 इज बिहेविंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक, ऐसे ही देखो इसको अगर हम टेलुरियम से करें कंपेयर, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और पहले भी आ चुका है, और मैंने आपको देखो अब एक प्रीवियस ईयर पेपर्स भेजे हैं, वो जरूर करने हैं आपने. मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में से उन डॉक्यूमेंट्स में से आ जाएंगे. रीजन देखो इस चैप्टर को मैंने क्यों भेजे हैं. आप देखो डॉक्यूमेंट में 22 पेजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग सारा चैप्टर प्रीवियस ईयर में ही आपका वहाँ क्लियर हो चुका है. अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते हो ये मान के चलना कि आपके 10 मार्क्स के आसपास उन्हीं डॉक्यूमेंट में से आ जाएंगे, और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. ठीक, अब देखो कि आपके पास एक तो SO2 है, एक TeO3 है. तो क्या कह रहा है ये जो TeO3 है ना, it can behave like oxidizing agent. It can behave like oxidizing agent and SO2 behave like a reducing agent. Although SO2 दोनों से करता है, but क्वेश्चन में दिया है तो हमें इसे मानना ही पड़ेगा. Although SO2 can behave like both. अगर वो क्वेश्चन आता है कि why it is behaving like both oxidizing and reducing, तब लिखोगे कि सल्फर जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. +4 क्या है इसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. दैट्स व्हाई इट कैन बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. ऑल्दो अगर क्वेश्चन यही आया कि व्हाई SO2 इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, तब लिखोगे
because SO2 can undergo oxidation by increasing its oxidation state plus from +4 to +6. That's why it is reducing agent. इस SO2 जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 तक इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रही बात टेलुरियम की, अब टेलुरियम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट ओनली ऑक्सीडाइजिंग बट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका रीजन क्या है, ध्यान रखना, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस में जो लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनका आंसर जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से कहीं ना कहीं लिंक होता है। अब देखो टेलुरियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 3 ऑक्सीजन will take 6 electron from tellurium. That's why tellurium has +6 oxidation state. But we know tellurium की जो है +4 oxidation state ज्यादा स्टेबल है। Why? Due to the inert pair effect. उसका रीजन यही जाएगा that due to the inert pair effect, tellurium is more stable in its +4 oxidation state. That's why it will undergo reduction from +6 to +4. टेलुरियम जो है वो +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, क्योंकि इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, इसके आंसर में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट को मेंशन करना पड़ेगा। नाउ तो आपका देखो ये वाला एक टॉपिक तो पूरा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पर। दोबारा लिखो, देखो 16 ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक, अब वी नो कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी है। अब यहाँ देखो इतना बहुत आसान सा इतना क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट मे भी बहुत कम चांस है इसके, तो बहुत आसान सा टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाते हुए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डाउन डिक्रीज ही होनी है। व्हाई इट विल डिक्रीज, बिकॉज साइज इज इंक्रीजिंग। साइज इंक्रीज होने से क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल सा एक कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन का बनना मुश्किल है, बट यहाँ जो हाई चांसेस है क्वेश्चन बनने के, वो इसको कंपेयर करेगा 15th ग्रुप से, जो आपके सिलेबस में भी है, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब वो ये कह सकता है, देखो दो तरीके से बात हो सकती है, एक तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही ले ले, जैसे नाइट्रोजन को कंपेयर कर दे ऑक्सीजन से, या सल्फर को कंपेयर कर दे फास्फोरस से, किसी और से भी। देखो आपको इसीलिए मैंने कहा है पूरी टेबल आनी चाहिए। अगर कंसेप्ट्स आते हैं और टेबल आपको लर्न है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, जो कि आपके पास बुक में भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, बट है सिलेबस में से ही। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अगर लो तो ये बनेगा कि while moving from 15 to 16 ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, होता है 15 से 16 की तरफ चलते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एंड विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, बट यहाँ रिवर्स हो रहा है, 15 से 16 पे चलते हुए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। मींस 15th ग्रुप की एनर्जी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो 15th ग्रुप की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द 16th ग्रुप। वाई, और इसी के चांस ज्यादा हैं इस टाइप के क्वेश्चन को पूछने के। तो उसका देखो एक बड़ा अच्छा रीजन है, वो रीजन ये है कि जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस सबसे बड़ा आंसर यही जाएगा, दैट द 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैव half filled extra stable electronic configuration, half filled extra stable electronic configuration. In this the p orbital is half filled, so the 15th group elements have extra stable p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा स्टेबल p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से 15th ग्रुप एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हाई है, और यहाँ पर p में 4 आ गए, तो ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। दैट्स व्हाई
16th group elements require less, means they require less energy to remove electron, but 15th group element require more energy because their electronic configuration is more stable. ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आया कि why the enthalpy of ionization of nitrogen is more than oxygen, तो इसका आंसर वही जाएगा that in the nitrogen 2p orbital is present and it is half filled, so due to the half filled electronic configuration its electronic configuration is more stable. In the same way अगर वो phosphorus और sulfur कहता है then you will write in the phosphorus 3p3 या 2 है या 3 है 4 है 5 है 6, ठीक, तो 3p3 electronic configuration is present and due to this half filled extra stable electronic configuration phosphorus has more enthalpy of ionization as compared to the sulfur। तो आपको ऐसे ही इस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ, और सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि 16th ग्रुप एलिमेंट की फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो तो कम है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी पहले करवाया है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो 16 देखो आपके पास है 15th ग्रुप एलिमेंट एंड 16 एंड वी नो व्हाट इज फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड सेकंड। जब किसी एलिमेंट में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो और जो एनर्जी लगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे बोलते हैं फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और जो एनर्जी लगती है फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे बोलते हैं सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की 15th की और 16th की, दोनों की फर्स्ट, तो फर्स्ट किसकी हाई होगी 15th ग्रुप एलिमेंट की। 15th ग्रुप एलिमेंट की फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन 16th ग्रुप से ज्यादा है, बट अगर आप बात करते हो सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की तो सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन 16th ग्रुप की ज्यादा है। वो क्यों, कि फर्स्ट सेकंड में आने पर ऐसा क्या हो गया? तो आपको यहाँ बड़े आराम से इसका आंसर देना है। यू हैव टू राइट दैट इन द 15th ग्रुप P has 3 electron, it is extra stable electronic configuration, and the 16th group has 4 electrons in the p orbital. Due to the presence of half filled electronic configuration 15th group element has more enthalpy of ionization as compared to the 16th group element, but for the second क्या लिखो गया, for the second enthalpy of ionization that after the removal of second electron, अब ये तो p2 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना हो गया p2, और यार एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्या हो गया p3। तो आप लिखोगे that after the removal of one electron, after the removal of one electron to remove the second electron, to remove the second, अब second कहाँ से निकालना है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p2 हो गई और यहाँ कितनी हो गई है p3। तो लिखोगे आप that second electron has to be removed from the extra stable electronic configuration of 16th group। 16th ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ p में 4 थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, p में 3 आ गए, अब p में कुल 6 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो एक्स्ट्रा स्टेबल बन गया। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन p3 से p2 हो गया, ये एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए सेकंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो 16th ग्रुप की ज्यादा है, बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसमें से यही क्वेश्चन आपका बन सकता है रिगार्डिंग द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो हमें बात करनी है मेटालिक कैरेक्टर की। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम रेडियोएक्टिव है, इसको पहने दो। अब देखो पता है हमें डाउन द ग्रुप चलने पर मेटालिक कैरेक्टर लगातार इंक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज it becomes easy for the element to lose electron, and as easily it can lose electron, it is a good metal।
तो जैसे जैसे डाउन जाओगे इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसीलिए सिलेनियम एंड टेलुरियम, ठीक है, सिलेनियम एंड टेलुरियम इनके पास मेटालिक कैरेक्टर होता है। ऑक्सीजन और सल्फर कैसे हैं, ये नॉन मेटालिक नेचर में। ठीक हो गया, तो यहाँ पर इतना ही रहेगा, इसमें कोई खास बहुत बड़ी बात है नहीं। अब इसी के बाद यहाँ पर अगर हम ले बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड 16th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इट कैन बी क्वेश्चन, ऑल्दो ये अभी तक आया नहीं है प्रीवियस ईयर, बट इट कैन बी अ क्वेश्चन दैट व्हाई द 16th ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल्दो हाईएस्ट तो 70th ग्रुप की है, बट 16th ग्रुप की भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा स्मॉल साइज एंड the requirement or tendency to gain only 2 electron to complete its octet, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्योंकि देखो 16 ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इनका साइज भी स्मॉल है और टेंडेंसी है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, दैट्स व्हाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप चलते हुए डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर घटेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक, चलो अब इसी के बाद इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जो हमने 15th ग्रुप में किया था, उसी से इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सेम ही यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जाएगी एक्सप्लेनेशन। मेल्टिंग पॉइंट देखो 15th ग्रुप में हमने कहा था मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर द बॉन्डिंग, मींस हाउ मच इजीली द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग आर अवेलेबल। As the availability of electron increases to make bond, the bond becomes strong and the melting point increases. And we know down the group चलते हुए melting point बढ़ रहा था। Why? Because electrons are easily available for the bonding, क्योंकि देखो न्यूक्लियस दूर होगा तो easily available है bonding के लिए। तो डाउन द ग्रुप चलते हुए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट सिलेनियम से टेलुरियम की तरफ ये इतना इंक्रीज नहीं है। तो इसका रीजन देखो फिर वही गया, टेलुरियम के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कम इन्वॉल्व होंगे, तो इसका रीजन जाएगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट टेलुरियम शोस लेस मेटालिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू द सिलेनियम। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर जाएगा मेनली क्या जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है, सिलेनियम इज शोइंग मोर मेटालिक कैरेक्टर देन टेलुरियम और टेलुरियम इज शोइंग लेस कैरेक्टर बिकॉज इट हैज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी आपके पास एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप जाते हुए लगातार बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होगा। व्हाई इंक्रीज? ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज द वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। देखो पता है हमें, अगर आपके पास कोई पोलर सब्सटेंस है तो अलग बात है, अदरवाइज देखो जैसे आपको OS, S, PE, SC है, तो यहाँ तो है नहीं। जैसे H2O में क्या था, H2O में देखो वाटर का फॉर्मूला ये रहा, तो यहाँ तो ये होता है। अब इसके बीच में क्या हो गया, H बॉन्ड। ऐसे ही HCl है और HCl है, इसके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा H और Cl के बीच में। बट यहाँ तो O देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि सेम एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट, O का बॉइलिंग पॉइंट, S के बीच में एक बॉन्ड होगा, सिलेनियम टेलुरियम। तो अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो O आपस में जुड़े होंगे, यहाँ सल्फर जुड़े होंगे, इधर सिलेनियम जुड़े होंगे, इधर टेलुरियम जुड़े होंगे। अब यहाँ पर कोई भी कोवलेंट, मेटालिक, आयोनिक कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ क्या होता है, ओनली वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम एलिमेंट के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन हो रही है तो वंडर वॉल के अलावा कोई भी नहीं हो सकती। एंड
ऑक्सीजन का वंडरवॉल सबसे कम होगा और टेल्यूरियम का वंडरवॉल सबसे ज्यादा, क्योंकि वंडरवॉल किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द साइज. And we know as we move down the group, size increases. So as we move down the group, the van der Waals force of attraction increases, and due to this increase in van der Waals force of attraction, the boiling point is also increasing. So यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीजन से चलते हुए टेल्यूरियम की तरफ बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता चला जाएगा. और इसी में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज ए गैस एंड सल्फर इज ए सॉलिड. व्हाई? देखो पता है आपको, ऑक्सीजन गैस है, एयर में मिलती है, और सल्फर का पाउडर होता है. अगर आप लैब में देखो तो आपको सल्फर का पाउडर मिल जाएगा. तो दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, एक थोड़ा सा ऊपर है, एक उसके नीचे है, बट डिफरेंस बहुत है. ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में है और सल्फर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है. व्हाई? तो इसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, सल्फर का साइज बड़ा है. अब बड़े साइज की वजह से इसमें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ van der Waals, वंडर मींस VANDERWAAL, van der Waals, गलत मत लिखना इसको. तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग होगी. पता है हमें, +1 में भी कर चुके हैं बहुत बार, कि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस पर डिपेंड करेगी. और अब क्योंकि देखो सल्फर का जो सरफेस है वो ऑक्सीजन से बहुत 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 बड़ा है, उसका रीजन पता है क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या होता है? O2 के बीच में अट्रैक्शन. और सल्फर में फॉर्मूला होता है S8. तो S8 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर के एटम्स होंगे एक साथ. फिर ये ही दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी. और जो ऑक्सीजन है वो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इनके बीच में तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया हो जाएगा S8 का. तो इसीलिए van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. इसी वजह से आपका जो सल्फर है वो मिलेगा आपको सॉलिड की फॉर्म में. ठीक है. और बस आप इसके बाद हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं. इसके बाद जितनी भी आपकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं 16th ग्रुप की, ये खत्म हो जाएंगी. इसमें हम सबसे पहले लेंगे कैटिनेशन. अब दोबारा देख लो आप 16th ग्रुप को, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. और अगर क्वेश्चन आया कैटिनेशन का तो केवल और केवल ऑक्सीजन या सल्फर से ही आएगा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे. इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकता 16th ग्रुप के अंदर, ओनली ऑक्सीजन या फिर सल्फर. अब जरा ध्यान दो, देखो जो आपके पास ऑक्सीजन है इसकी जो कैटिनेशन है वो सल्फर से कम है. ठीक है. देखो इससे पहले हमने किया था लास्ट ग्रुप में भी सेम यही था. नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन की कैटिनेशन कम थी, फास्फोरस की कैटिनेशन ज्यादा थी. बट इस कैटिनेशन सेम एलिमेंट की आपस में बॉन्ड या लिंक बनाने की प्रॉपर्टी. अब ऑक्सीजन की आपस में बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी कम है और सल्फर की आपस में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस सल्फर की कैटिनेशन ज्यादा है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है और सल्फर का साइज बड़ा है. अब स्मॉल साइज की वजह से इनके एटम नजदीक होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, इसीलिए ये एक बहुत लंबी चेन नहीं बना सकते. तो सिंपल है, ऑक्सीजन विल शो लेस कैटिनेशन because oxygen has small size and there is strong repulsion between the electrons of two oxygen. But in the sulfur size is large, that's why there is less repulsion between the electrons, that's why they show less catenation. ठीक. और लास्ट टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन देखें, और तो बहुत मुश्किल है, पूछेगा ना के बराबर है ये तो, बट फिर भी डेफिनेशन,
कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसकी एंथैल्पी, उसकी जो एनर्जी में चेंज आएगा, वो एनर्जी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब जरा ध्यान देना, यहाँ आपको बहुत अब सिंपल कंसेप्ट समझना है कि कोई भी एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही हाई नेगेटिव होगी। एंड यू नो, अगर हम एनर्जी में कभी भी नेगेटिव साइन का यूज करते हैं इसका मतलब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और अगर हम एनर्जी में कभी भी पॉजिटिव साइन का यूज कर रहे हैं इसका मतलब है एनर्जी क्या है, गेन हो रही है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, जितना इजीली ये इसको गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, बाद में इसकी बची हुई एनर्जी को रिलीज कर देगा। बाकी आपको इसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां कोई पूछेंगे एक्सप्लेनेशन। तो सबसे सिंपल आंसर इसका ये रहेगा दैट आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें इस कंसेप्ट की, फिर यहां ऑक्सीजन सल्फर में एक्सेप्शन आएगा। देखो मैं पहले कहा था आपको कि क्वेश्चन हमारे आते हैं एक्सेप्शन से। तो क्वेश्चन क्या था, जो मैंने समझाया आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव होगी। बट क्वेश्चन आपका एक्सेप्शन में से आएगा, दैट विल बी फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्टिल सल्फर हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी हाई है बट सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, व्हाई? तो उसका आंसर ये रहेगा कि जो ऑक्सीजन है इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन तो करेगा, बट जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होने वाला होगा तो बाकी जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस गेन होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी। इसकी ऑक्सीजन की, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, लेस नेगेटिव ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। स्मॉल साइज एंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन 6 ही है आउटरमोस्ट शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन को बाकी इलेक्ट्रॉन की कम रिपल्शन मिलेगी। तो मींस जो मेहमान अंदर आने वाला है यहाँ पर इस एटम के अंदर, उसे रिपल्शन नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर स्मॉल साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एंटर होने से रोकेंगे। सो ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लेस रिपल्शन, सल्फर हैज large size and less repulsion, sulfur has more negative electron gain enthalpy। ठीक, तो चलो भाई यहाँ पर आपका ये 16th ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओके, थैंक यू।